जंजीरों में कैद है इस्लामिक विरासत। कट्टरपंथियों से छवि को खतरा। पीएम के फॉर्मूले से बदलेगी तस्वीर। जब होगा एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर। मुसलमानों को नमो मंत्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। और आप सभी को होली के पर्व की बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। रंगोत्सव आपके जीवन में उल्लास की एक नई कीर्ति स्थापित करे और आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज डिबेट में हम इस विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्लामिक विरासत को लेकर हुए एक समिट में कुछ समिट हुई थी दिल्ली में। उस समिट में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय भी मौजूद थे और तमाम जाने माने भारतीय इस्लामिक स्कॉलर्स को आमंत्रित किया गया था इस समिट में। विज्ञान भवन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि वो ऐसा चाहते हैं कि मुस्लिम युवा एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में उनके कंप्यूटर हो। तालीम इस तरह से वो हासिल करें कि आने वाले समय में रोजगार, शिक्षा और दूसरे विकसित क्षेत्रों में मुस्लिम युवाओं की वही भागीदारी हो जो दूसरे धर्म के युवाओं की है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज में शिक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की और एक बड़ा बयान दिया है। सामान्य तौर पर इस तरह के समिट में प्रधानमंत्री मोदी कभी देखे नहीं गए और आज जब इस्लाम के विषय पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो पूरा देश उनको सुन रहा था। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों का दिल जीत पाएंगे? मुसलमानों के मन में जो एक प्रकार से उनको लेकर भावना है, क्या उस भावना को वो बदल पाएंगे? और इस तरह की तकरीर और ऐसे कार्यक्रमों में उनका जाना क्या बताता है कि वाकई में सबका साथ सबके विकास की बात को लेकर वो बहुत सीरियस हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तमाम मसले हैं जिनको लेकर हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी एक बात, दुनिया में मुसलमान एक वाहिद अकेली ऐसी कौम है जो अपनी शिक्षा को भी धार्मिक आधार पर बांट कर रखी हुई है। दीनी तालीम देते हैं। दुनियावी तालीम एक तरफ है इनके तरह यहाँ, लेकिन दीनी तालीम में पूरी कौम को इस तरह से लगा दिया गया है कि दुनिया की जो आधुनिक शिक्षा है, जिसको लेकर रोजगार, आपको तमाम इंडस्ट्रीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनसे बच्चों को, मुसलमान बच्चों को दूर रखा जाता है। दीनी तालीम के नाम पर उनको मस्जिदों में इमामत करने के लिए मौलाना तैयार कराना उनको ज़्यादा प्रिय लगता है। तो दीनी तालीम के चक्कर में इकलौता ऐसी कौम है जो दीनी तालीम पर ज़्यादा फोकस करती है, बजाय कि उस दुनियावी तालीम के जिसके ज़रिए इस इंसानियत समाज को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, आगे बढ़ाना है। तो आज इन्हीं सब बहुत विषयों पे बात होगी और उस विषय पे भी बात होगी कि क्यों नहीं हम इस देश के मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की पहल की जाए, ताकि वो कुरान भी साथ में पढ़ें और कंप्यूटर भी पढ़ें, साइंटिस्ट भी वो बने अगर मौलाना बनना चाहते हैं तो। बहुत सी बातें हैं। तो आइए आज आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्लामिक समिट में क्या कुछ कहा और उनके बयानात क्या रहे। फिर एक दिलचस्प डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई में मुसलमानों का दिल जीत पाएंगे। कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है। और इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हों और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सके। आतंकवाद और उग्रवाद जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए ये बेहद जरूरी है।
हमारी यह विरासत और मूल्य हमारे मजहबों का पैगाम और उनके उसूल वह ताकत है जिनके बल पर हम हिंसा और दहशतगर्दी जैसी चुनौतियों से पार पा सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उर्दू के तमाम लफ्ज भी इस्तेमाल किए, जैसे हजरात, तवज्जो और भी पैगाम, आबो हवा, शुक्रिया, तमाम ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए। थोड़ी देर पहले मैंने तमाम मौलानाओं से भी इस विषय पर बात की थी, तो उन सब ने प्रधानमंत्री के आज के स्टेटमेंट का काफ़ी वेलकम किया है। आज मैंने स्टूडियो में बहुत महत्वपूर्ण मेहमानों को आमंत्रित किया है ताकि हम मुस्लिम समाज में शिक्षा के स्तर, शिक्षा के क्षेत्र में कमी और प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद क्या माहौल देश में बना है और क्या वाकई में प्रधानमंत्री मुसलमानों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं, इस विषय पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ कई खास मेहमान आज की चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। असीम वकार AMIM के स्पोक्स पर्सन हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और MLC हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ये भी। और मेरे साथ मौलाना मुश्ताक साहब मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं सुन्नी बोर्ड के, ये भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मौलाना सैफ अब्बास साहब जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं और कुर्रा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना यूसुफ अजीजी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार नाजिम नकवी साहब मुझे नोएडा से ज्वाइन कर रहे हैं और चक्र पांडे जी महाराज दिल्ली स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सबने बहुत कीमती वक्त निकाला। मैं इस डिबेट को आप सबके साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। अमित पुरी जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री जी मुसलमानों का दिल जीतने में आज कामयाब रहे और आज की इस स्पीच के क्या मायने हैं? ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री आज ही नहीं, आज से बहुत पहले भी जिस शब्द को आपने इस्तेमाल किया अक़लियत के एक खित्ते को, मुसलमानों को, उनके दिलों में तब भी बसते थे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की इस सरजमी पे इस्लाम के 72 फिरके अगर कहीं एक साथ, एक जहदी के साथ और तरक्की के साथ जिंदा हैं और जावेद हैं, तो वो सरजमी हिंदुस्तान है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हिंदुस्तान का इस्लाम सूफी पंथ से निकलता था। सरप्राइज मूवमेंट कि आज बीजेपी वाले उर्दू बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। उर्दू लश्करी जबान है, ये किसी कौम की जबान नहीं है। ना। ये भी आपको बाअदब बता दूं। जी। ये फौज के कमांड देने की लैंग्वेज थी उर्दू। ओके। लेकिन हुआ क्या है कि हिंदुस्तान में जो सूफी इस्लाम था उसको वहाबिज्म और हनफिज्म की तरफ जो बढ़ाने का काम हुआ, हम बता रहे थे कि ऐप से जिंदगी में तरक्की करो, आदमी इंसानियत की तरफ आगे बढ़ो, मुझे एक बात बताओ, तरक्की करो। और वो ऐप बता रहे थे कि बंदूक चलाओ। तो ऐप कौन बता रहा था बंदूक चलाओ? वो वही लोग हैं जो निजी मफाद के लिए फसादात की राजनीति हिंदुस्तान में इन गुज़िश्ता 70 सालों में करते रहे। ऑलराइट, तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है, एक हाथ में कुरान शरीफ और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, बिल्कुल वाजिब है। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? 4 सालों में मुसलमानों के लिए क्या किया भारतीय जनता पार्टी? 4 सालों के अंदर ही आप देखेंगे कि माइनॉरिटी मंत्रालय से जुड़े हुए बजट में लगातार इजाफा हुआ, स्कॉलरशिप से लेकर पर इनकी तकलीफ है, आपने इनकी हज सब्सिडी तक खत्म कर दी। हज सब्सिडी हमने नहीं खत्म की, इनके दीनी मामलों में आप कूद गए। आ जाइए, ये भी आ जाइए। हज सब्सिडी कोर्ट के आदेश से हुई और आम मुसलमान उसे पसंद भी नहीं करता था। किराया जो जाने का महंगा था, हमने ग्लोबल टेंडरिंग कराई, आज किराया नीचे आ गया, तो ये हज जाने वालों की संख्या का कोटा बढ़ गया। ठीक, तो हमने हर तरीके से वो सारे फैसले जो इस देश की एक बड़े तबके को तरक्की की राह पे ले जाने के लिए थे, उसकी तरफ बढ़ाए। ऐप इसीलिए है कि ऐप के रास्ते पे ना जाओ, आदमी इंसानियत की राह। आसिम वकार साहब, 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों का दिल जीतने में आज कामयाब रहे, पहली बात। और दूसरा विषय है, प्लीज, दूसरा विषय है कि इन 4 सालों में जो अब तक मोदी सरकार के हो गए हैं, इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? सर देखिए, दिल जीतने और ना जीतने का सवाल यहाँ नहीं है। यही प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो किस तरह के हालात इन्होंने बनाए थे और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता था, वो भी नरेंद्र मोदी जी ही की तरफ से होता था। आज अभी आपने अमित पुरी जी से कहा कि आप लोग उर्दू के अल्फाज बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें तो डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये अगले साल तक अरबी बोलते मिले आपको, सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करें। हो सकता है सर, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये मुखौटे वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री जी की बात का स्वागत उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो भी कहा,
लेकिन हकीकत यह है कि प्राइम मिनिस्टर जी की पार्टी के लोग गाहे बगाहे चैनल्स पर, डिबेट में, भाषणों में मुसलमानों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, आतंकवादी कहा जा रहा है, पाकिस्तान भगाया जा रहा है, मार काट की बात की जा रही है। अगर प्रधानमंत्री जी दिल से ईमानदार हैं और ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो पहले तो इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं, भाषा बंद करके नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। और एक चीज और बोल दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मुसलमानों की तरफ प्रेम दिखा रहे हैं, अपना मोहब्बत उनके वो हिलोरे मार रही है, उससे मुझे लग रहा है कि बहुत से मुसलमान, प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के प्रति इतना, अगर भाई वो भी देश के नागरिक हैं, प्रधानमंत्री दिखा सकते हैं, तो आज आप क्यों बेचैन? मैं तो तारीफ कर रहा हूं, लेकिन जिस भाषा में आप तारीफ कर रहे हैं, आप तंज कस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो वो कर रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों को अपनी तरफ रुजू करने की और रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वो कट्टर लोग जो अभी तक मुसलमानों के नाम पर गाली बककर राजनीति कर रहे थे, उनकी हालत सर ऐसी हो गई जैसे बवासीर का मरीज। सर ना वो दिखा पा रहे हैं अपना दर्द, कर रहा हूं नाजिम नकवी से, ना अपना दर्द दिखा पा रहे हैं, प्लीज ना किसी को कह पा रहे हैं, साहब से आपको कनेक्ट कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा वो करें क्या। नाजिम साहब थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला। सर आप मुझे बताओ, आज प्रधानमंत्री ने मुसलमानों की दुखती रग पे हाथ रखा, उनके लिए एजुकेशन की बात की, मजहबी मामलों पर बात की, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़े जाने के मसले पर बात की, मानवीय इस्लाम की बात की, तो देखिए किस तरह ओवैसी साहब की पार्टी के पेट में दर्द होने लगा। विजय जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ी सी कुछ बातें बहुत ही ये जो पैनल है हमारा, इसके सामने करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जो साहब बोल रहे थे, जो अभी बोल रहे थे मुझसे पहले जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। हर चीज़ में सियासत देखने की कोशिश, ये बहुत ही गलत बात है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बोला है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मुसलमानों के मोहब्बत है और मुसलमानों से ये है। भाई सवाल ये है कि अगर इस देश के तमाम नौजवानों को संबोधित किया जाए और उसमें किसी एक खास तबके से एक बात की जाए, और ये बात शायद ये हमारे दोस्त जो बोल रहे थे इनको याद नहीं है, एग्जैक्टली 2014 में जब MJ अकबर पहली बार बीजेपी में आए और राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, तो मुझे याद है उन्होंने बिहार में एक स्टेटमेंट दिया था जी कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मुसलमानों के हाथों में, एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। आज ये 4 साल के बाद प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही है, ये बहुत बहुत बड़ा संकेत है। और प्रधानमंत्री जब कोई बात करता है तो वो सांकेतिक बात करता है, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हों, चाहे वो अटल जी रहे हों, पार्टी क्यों तिलमिला गई, आज नरेंद्र मोदी रहे। ये असीम वकार साहब आपके पहले बोल रहे थे, AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये काफी तिलमिला गए, तंजिया लहजे में बात कर रहे थे, ये वही थे। इनकी प्रॉब्लम क्या है? क्या इनको लगता है कि अगर उदारवादी चेहरा रहा तो मुसलमान इनके हाथ से निकलेगा? उदारवादी जी, मुझे थोड़ा आप देखिए ब्रजेश जी, आज जॉर्डन के किंग आए यहाँ पे, किंग अब्दुल्ला जी, ये किंग अब्दुल्ला कौन है? ये प्रॉफिट मोहम्मद के सीधे वारिस हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के सीधे वारिस हैं जॉर्डन के किंग आप ये कहना चाहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं, देखी थी, ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं? पैगंबर इस्लाम के नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लगा दीजिए जनाब। किसी ने हिजाब नहीं किया है सर, पैगंबर इस्लाम के नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लगा दीजिए। आप बोल लेने दें, आप थोड़ी तय करिए, एहतराम से नाम ले लीजिए, दिखलाइए इनको कि क्या ये जो मैं चला रहा हूं, तस्वीर चला रहा हूं, मुसलमानों को हिजाब करना चाहिए, जो डायरेक्ट नहीं, वो तस्वीर भी हम चला रहे हैं सर, प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट के, उनकी फैमिली ने हिजाब नहीं पहना हुआ है। तो ये कौन सा इस्लाम, ये कौन सा? और जब हम बात करते हैं, बेसिकली अगर मोदी बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को पढ़ना चाहिए। तो सर आप कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? दुश्मन वो इस्लाम जो तालिबान सिखाता है, या वो इस्लाम जो जॉर्डन के किंग दिखा रहे हैं? चाहिए ये भेड़ों की तरीके से कुछ मुल्लाओं के और कुछ मुल्ला टाइप के नेताओं के, सर आप किस इस्लाम की सर बात कर रहे हैं? चल रहे हैं, इनको अपनी समझ पैदा करने दीजिए। नाजिम साहब, हाथों में कंप्यूटर होना चाहिए। नाजिम साहब, आप किस इस्लाम की वकालत करते हैं? तालिबान वाले इस्लाम की, या फिर किंग जो जॉर्डन के हैं अब्दुल्ला सेकंड, जिनकी तस्वीरें अभी हमने दिखाई, मॉडर्न टाइप के? हालत में मैं इस हिंदुस्तान की, इस
मैं इस हिंदुस्तान की जमीन से पैदा हुआ हूं, इसकी मिट्टी से पैदा हुआ हूं। ये वो हिंदुस्तान है जिसने हमको टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात जिसने हमको सिखाई है। मैं वहां से जब पैदा हुआ हूं तो मुझको जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का इस्लाम पसंद है। ऑलराइट सर, मुझे मैं तालिबान का सुरेंद्र इस्लाम राजपूत नहीं जी के पसंद आपको है साथ और हो भी जोड़ना नहीं चाहता सकता। हूं। जस्ट वेट नाजिम साहब, आपकी बात हो गई सर। मैं सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, आपने इंतजार किया। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट को कि मुसलमान युवकों के हाथ में एक हाथ में कुरान शरीफ और दूसरे पे कंप्यूटर है होना चाहिए, इसमें कोई परेशानी की बात है? इसको वेलकम किया जाना चाहिए? इसको कौन नहीं वेलकम करेगा? तो सर इस पे विवाद क्यों एमआईएम वाले कर रहे हैं? कोई विवाद सर मैंने नहीं कहा। आपका नाम थोड़ी सुरेंद्र राजपूत नहीं है। तो सर आपने इनका मेरा नाम नाम सुरेंद्र भी लिया। राजपूत है। आपने लिया है, आपने किया विरोध। सर मैं टेप रिवाइंड कर सकता मैंने हूं। कहा कि अगर अब आप ईमानदार उनको बोलने कोशिश दें। है। नहीं, अगर आप ईमानदार सुरेंद्र कोशिश है, राजपूत को रोक नहीं सकते तो ना। ईमानदार आप कोशिश अपना दिखना टाइम- चाहिए आप सर अपना जमीन टाइम पर। एग्जॉस्ट कर चुके हैं। सुरेंद्र जी, प्लीज। एक इकबाल साहब का शेर था जी। वो नाजिम साहब भी सुन ले, ये भी सुन ले और हमारे बड़े नहीं, भाई मैं ये भी भी सुन सुन ले। लूं। हाँ, जी। कि इकबाल बड़ा मनमोहक है। इकबाल की जगह मोदी जी कर दीजिए। इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। जिस दिन ये शख्स किरदार के गाजी बन जाएंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन इनकी बातों में करने की क्षमता आ जाएगी, 2014 के जितने वादे इन्होंने किए थे अगर वो जनता के सामने आ जाएंगे, चाहे वो रोजगार के हों, 2 करोड़ रोजगार के, चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के हों, चाहे वो 15 लाख रुपए के हों, और चाहे इस सहित सारी चीजों के हों, उस दिन हम ये बात भी इनकी मान जाएंगे तो आज और हम पूरी प्रधानमंत्री के तरीके से स्टेटमेंट को वेलकम किस तरह करें। से नजर से देखते हैं? जुमलेबाजी। मैंने कहा ना, इकबाल वो गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी जिस दिन बन जाएंगे दुनिया वेलकम करेगी। पर इन्होंने तो माइनॉरिटी का एक हाथ में डिपार्टमेंट कुरान और मिनिस्ट्री एक का हाथ में बजट बढ़ाया। तो मैं कंप्यूटर होना आप चाहिए। सुन लीजिए, जी। अब उसको भी सुन लीजिए। हज सब्सिडी को इन्होंने ग्लोबल टेंडर के जरिए कम कर दिया। किसने ग्लोबल टेंडर किया है? अपने आप जहां से आपने वो किया, और आज पानी का open हो जहाज गया तक है, चलाएंगे। पानी का जहाज 3 तो तलाक बंद पर हो- जो सुन लीजिए। परेशानियां थी खत्म की। देखिए फिर वही बात आ जाती है। मेरे साथ तो ब्रजेश भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये अब है आप ये कि ना मेरे कहना, मेरे please। सबसे बड़े जब मेरे अच्छा, आप बोल रहे हैं। मेरे आप सरपंच बोल ही जब लें, बैठे आप होते बोल हैं लें, बोल लें आप। वही मेरे दुश्मन आप होते हैं, तो please, मैं क्या नहीं, करूं? नहीं, हैं? हम सब चुप हैं, बोल लीजिए आप। मैंने कहा ना कि आज की डेट में हम प्रधानमंत्री जी की एक एक बात को मानना चाहते हैं, एक एक बात को। लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले ये तो अपने किरदार से ये तो बता दें कि पुरानी आज तक उन्होंने जितनी बातें कही उस पे किसी पे उन्होंने तामील नहीं किया, और जो नहीं कही वो तामील की। नोटबंदी उन्होंने नहीं कही थी, उन्होंने लगाई। जीएसटी के लिए उन्होंने कहा था कि हम नहीं लगाएंगे, किसने उन्होंने अपने लगाई। किरदार से किसी चीज को साबित करने की कोशिश की है? अरे नाजिम भाई, एक क्या बात मिनट कर आप रहे जरा हैं? दो मिनट आप क्या नाम शांति का दान बख्शें। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, आपको है, पढ़ लिख ओके, करके हम ओके। बड़े हुए हैं। हाँ आप बोले आप। तो मेरा जो नहीं, आप है धमकाए नहीं मैं इनको। धमका नहीं रहा हूं, मैं तो बड़े भाई कह रहा हाँ, हूं। ठीक मैं है, बड़े बोले, भाई बोले। कहना अगर धमकाना आप होता है बोले, तो आप मोदी बोले, जी वाली प्लीज। भाषा हो गई। आप बोले। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि हम प्रधानमंत्री को भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने ऊपर भरोसा तो करवावें। प्रधानमंत्री जी ने जो आज तक कहा वो कभी किया हो कि कोई आदमी बता दे। 2 करोड़ रोजगार अगर 8 करोड़ दे दिए हों, उन्होंने ये कह दिया हो कि भाई साहब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो गई, उन्होंने ये कर दिया हो कि आज के मसले पर कुछ बात करें। आज के मसले पर ही मैं बता रहा हूं कि 19,000 करोड़ का बजट था यूपीए सरकार में 15 निकाती प्रोग्राम के लिए, माइनॉरिटी के लिए 19,000। आज की डेट में कितने करोड़ का बजट? 1,000 करोड़ का बजट है। माननीय श्री अमित पुरी जी बैठे हुए हज सब्सिडी को लेकर के ये कहते हैं कि साहब बच्चों की, अरे शर्मनाक बात, हज सब्सिडी आप खत्म करिए। एजुकेशन का एजुकेशन का तो आधा कर दिया है बजट। आप बोले नहीं, तब आप तो दूसरी चीजों में पड़े थे। राजपाल जी एक बात बताओ, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का उदारवादी चेहरा है जो कुछ भी आजकल दिख रहा है? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी को अब जनता भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है, और जो भी आगामी चुनाव होगा उसमें जनता भी बताएगी। क्योंकि अभी तक इनके झूठ, क्योंकि प्रधानमंत्री बड़ी पोस्ट होती है, वो बोलते थे, लोग भरोसा करते थे, लेकिन आज तक कोई एक वादा नहीं पूरा किया। आज मुझे बताओ कि प्रधानमंत्री के आज के भाषण में आपकी कोई आपत्ति है क्या? आज क्या भाषण तो इनके बहुत अच्छे रहते हैं। दुनिया में अगर कलाकारी इनसे करवाई जाए, अगर फिल्म में अभिनव दे दिया जाए, तो इनसे अच्छा अभिनव कोई नहीं कर सकता। ये वो भी बन सकते हैं, विलेन भी बन सकते हैं, ये बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो ये कलाकार या नौटंकी, अब तो पूरी सरकार की नौटंकी नजर आ रही है। देखिए जिस तरीके से बताए, कोई एक बड़ा एम्स बनवा दिया हो, कोई IIT बनवा दी हो, जितने लोग कंप्यूटर सीखे हैं क्या उन लोगों को रोजगार दे दिया?
या वो सब रोजगार पा गए? बीजेपी से पूछिए, क्या सारे कंप्यूटर सीखे हुए लोग रोजगार पा गए? और ये मैं आपको मौलाना मुश्ताक के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। मौलाना मुश्ताक के साथ नहीं, आपसे मैं बात कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी बताएं, क्या उन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दी? मौलाना मुश्ताक, ये उन्होंने बड़ी एक्सप्रेसवे बनवा दी? क्या बुलेट ट्रेन आ गई? क्या अहमदाबाद में मेट्रो चलवा दी? क्या 2 करोड़ दूसरों को टाइम में प्लीज दे दिया? हैव पेशेंस प्लीज। मिला केवल मौलाना मुश्ताक, जस्ट वेट प्लीज प्लीज। नया जुमला है ये। व्हाट्स दिस? ऑलराइट मौलाना मुश्ताक, शुक्रिया आपका, आपने बहुत लंबे वक्त इंतजार किया सर। मैं आपसे ये सर समझना चाहता हूँ कि एक तो प्रधानमंत्री के आज के स्टेटमेंट को लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, और दूसरा एक बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में, एक लार्ज पर्सपेक्टिव में आपसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर मुसलमानों को दीनी तालीम की वजह से इतना घेर कर क्यों रखा गया है कि वो आधुनिक शिक्षा या दूसरे बच्चों की तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की उनकी स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है? क्या अब वो वक्त आ गया है कि दीनी तालीम से उनको छुटकारा दिलाया जाए सर? इसका कंपलसरी जो कर रखा है ये हटना चाहिए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया, और दूसरी बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो आज बयान दिया है, देर से सही एक ज़िम्मेदार शख्स की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि ज़मीनी तौर पर उस बयान का असर दिखे तो कुछ फ़ायदा है। ख़ास तौर पर जो मुस्लिम बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए रास्ते हमवार हों। और जैसा कि आप जानते हैं कि अलीगढ़ में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान बच्चे इल्म हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर कर हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि उसकी तरफ ध्यान और तवज्जो देकर उसके अक़लियती किरदार को भी बहाल किया जाए, और इसी तरीके से जो और दीगर ज़रूरतें हैं उनको सर मेरा एक बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में मैंने सवाल किया था कि मुसलमान बच्चों को दीनी तालीम में क्यों उलझा के रखा गया? वही लार्जर पर वही मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ आपको। देखिए, असल बात यह है कि जैसे कि एक बात बहुत मसल मशहूर है, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो यहाँ पर बदनाम कर दिया गया है। इस्लाम वो मज़हब है कि जिसने दीनी तालीम सीखने की भी तालीम का भी हुक्म दिया गया है। मेरे नबी ने कहा है इल्म हासिल करो, और उसी तरीके से हमारे नबी ने यह भी कहा है कि उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे चीन जाना पड़े। तो वही मैं कह रहा हूं सर कि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी कोई यूनिवर्सिटी, बाकी कोई तालीम के लिए कोई बड़ी जगह बाकी मुसलमानों के लिए क्यों नहीं तैयार कर पाएंगे आप लोग 70 सालों में? एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छोड़ दूसरी तो नहीं बन पाई सर। सवाल और पूछिए मुसलमानों की आज शिक्षा के क्षेत्र में, मैं प्लीज इंटरप्ट मत करें, मैं मौलाना मुश्ताक, कंप्यूटर आप मुझे बताएं सर कि दुनिया में कितने बेहतरीन साइंटिस्ट, जितने बेहतरीन इंजीनियर, जितने बेहतरीन डॉक्टरों की सर ज्यादा जरूरत है। यहाँ मस्जिदों में इमामत करने वाले मौलानाओं को उतनी जरूरत नहीं है जितनी तादाद में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। आप मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, ये कोई हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं है सर। अरे आप पहले उसको सुनिए तो मेरी बात। जो मुसलमान बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं वो 2 से 3% है, बाकी 97% बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। सर 4 लाख मदरसे पूरे देश में हैं, तो बार 4 लाख मदरसे हैं सर। इतने मदरसों की जगह हमको इतने IIT की जरूरत है, इतने हमको मेडिकल साइंसेस की जरूरत है। मुसलमान बच्चों को रोजगार चाहिए सर, अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको दीनी तालीम के फेर में क्यों फंसाए रखना चाहते हैं? उन मदरसों में मैं तो वही नहीं, उन मदरसों में बच्चे जो पढ़ते हैं वो मुसलमानी आबादी के हिसाब से 2.5% से 3% है, लेकिन 97% सर आप एक्चुअली सच का सामना नहीं करना चाहते हैं ना। प्रॉब्लम यह है कि वो जो 70 सालों से मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में क्यों पिछड़ा? नहीं। मेरे एक सवाल का जवाब दो। 70 सालों में आजादी के बाकी धर्म के मुकाबले मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में क्यों पिछड़ा? भाई कौन जिम्मेदार है इसके लिए?
उनको तालीम से दूर रखा गया। तो कौन रखता है तालीम से दूर? उनको तालीम क्या कौन तालीम से दूर रखता है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जो मौजूदा आप लोग की जिम्मेदारी है, इतने दानिश्वर लोग हैं, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। मुसलमानों से वादे किए गए, मुसलमानों से वादे किए गए, लेकिन उन वादों को कितना पूरा किया गया? मैं मौलाना सैफ अब्बास को साहब को भी कनेक्ट करता हूं आपके साथ। जस्ट वेट सर, पूरे तरीके से ऑलराइट, मैंने आपकी बात सब्र से सुन ली सर। मौलाना मुश्ताक को मैं आपके साथ कनेक्ट करता हूं। मौलाना मुश्ताक साहब, मैं सैफ अब्बास साहब को आपके साथ कनेक्ट करता हूं। सैफ अब्बास साहब, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी पेशेंसली ये सब बात सुनी। सर, मैंने एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात की कि इस देश के मुस्लिम यूथ को साइंटिस्ट बनने की जरूरत है, IAS, IPS, PCS बनने की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर चाहिए, कौम के युवाओं को एजुकेशन चाहिए, उनको अच्छा रोजगार धंधा चाहिए। सर, लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें सोचना चाहिए कि 70 सालों में मुसलमानों की ये हालत शिक्षा के क्षेत्र में क्यों हुई? हम क्यों उनको दीनी तालीम में घेर कर रखना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि इन 70 सालों में मुसलमान ने अपने को इस्तेमाल करवाया है और मुसलमान दूसरों के हाथ का खिलौना बना रहा है। इसने कभी खुद तरक्की करने की नहीं सोची है, न तरक्की करने के लिए आगे बढ़ा है। इसीलिए एजुकेशन में भी पीछे है, इसीलिए हर मैदान में ये पीछे चलते चले गए हैं और अभी भी इनको इस्तेमाल किया जाता है और ये लोगों को प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचाने का जीना बने हुए हैं। वाह। आज का जो बयान हमारे प्राइम मिनिस्टर का है जी, वो प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है, यकीनी तौर के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन बगैर किसी सियासत के मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कल जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग कर रहे थे उसके अंदर ये बात कहते कि आप लोग अपने प्रदेशों में मुसलमानों को ये मैसेज दे, तो मैं समझता हूं हमारा दिल खुश हो जाता और बढ़ जाता। मौलाना मुश्ताक ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। आज़ादी के पहले की तामीर की हुई ये यूनिवर्सिटी है। हम दूसरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना पाए? हम मुसलमानों को अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? शिक्षा का स्तर अगर देश में मैंने आपसे कहा, उससे 20% से कम मुसलमानों का है। मैंने बिल्कुल, इट्स शॉकिंग सर। मैंने ईमानदारी से कह दिया कि इन 70 सालों में मुसलमान दूसरों के हाथों का खिलौना बना रहा, पिछड़ता चला गया। एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, बन गई एक बात मुझे आप और बताओ, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS, IPS मुसलमान चाहिए या मस्जिदों की इमामत करने वाले ज्यादा चाहिए? क्यों इतने बना रहे हैं, इतने क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी डिमांड नहीं है? ऐसा है कि बात सुनिए, हर इंसान ये चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, IAS हो, PCS हो, इंजीनियर हो, BTech, MTech, PhD रिसर्च करे। किसका, कौन ये नहीं चाहेगा? हर एक यही चाहता है और हर एक की ख्वाहिश यही होती है। लेकिन जो मौलवी बनने की बात आप कह रहे हैं, वो मौलवी कोई मदरसा उठा के नहीं लाता है। इंसान की इच्छा है कि उसका एक बच्चा मौलवी बने, 4 लड़के एक मौलवी बने, तो वो मदरसे में भेजता है। अरे सर, चारों साइंटिस्ट बनाइए, दुनिया की तरक्की में योगदान करिए। नहीं, अगर वो जरूरी नहीं, इतने हमको मौलाना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को मस्जिदों में इतने मौलानाओं की जरूरत नहीं है सर। देखिए, मैं कोर पॉइंट की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम जहां पर है उसको महसूस करिए। ये कोई डिबेट हिंदू मुसलमान संबंधित नहीं है कि कोई डिबेट को आप अन्यथा मत लें। मैं तो केवल सच्चाई का सामना करा रहा हूं। मैंने कह रहा हूं, मैं आपसे कह तो रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं हर इंसान चाहता है उसका डॉक्टर बने। लेकिन अगर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे 2 लड़के हैं, एक इंजीनियर बन जाए, एक धार्मिक शिक्षा हासिल करे, हम उसको कैसे भगा देंगे? सर, भगाने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है। ऑलराइट, मैं नहीं, मेरे साथ मौलाना यूसुफ अजीजी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, कुर्रा काउंसिल के अध्यक्ष हैं। मौलाना साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे लिए इस डिबेट के लिए निकाला। सर, एक तो प्रधानमंत्री जी का जो आपका आज का बयान है उसको आप किस तरह से समझते हैं, और क्या ये मानते हैं कि PM साहब का आज का स्टेटमेंट मुसलमानों का दिल जीतने के लिए पर्याप्त है? आवाज नहीं आ रही है सर, मैं आपको सुन पा रहा हूं सर। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का आज का बयान, मौलाना यूसुफ अजीजी साहब, प्रधानमंत्री जी के आज के स्टेटमेंट पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। हाँ ब्रिजेश भाई, सबसे पहले तो भाई होली कल है जी, और हमारे CM से PM और आपकी पूरी पार्टी को मुबारकबाद हो होली की जी। और जो आप पूछ रहे हैं कि हमारे PM जी ने बात कही है
तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर वो ये चाहते हैं। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहें। आप सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, आप बोलते रहें। जी हाँ, अगर वज़ीर आज़म साहब ये बयान दिए हैं तो बहुत वो भी काबिल मुबारकबाद हैं कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। अपने चलाने 4 साल से जो मुल्क चला रहे हैं, अपने जो किए हुए काम हैं उस पर गौर व फिक्र करें कि मुसलमान क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा है। आया हमें छोड़ दिया गया है या हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दी गई है। आपके भारत समाचार के ज़रिए से एक मतलब और मैंने भी जिक्र किया था कि 341 का मसला अगर हल हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ एजुकेशन में हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे इंजीनियर्स और लॉयर्स और डॉक्टर्स हर एक बनेंगे और कमी नहीं रह जाएगी। और इसी तरीके से सर हर काम के लिए सरकार की तरफ देखने की बजाय हमारे लिए बनाई गई, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी आजादी के पहले बनी सर मुसलमान तलबा के लिए। आप मुझे बताओ सर, मुसलमान के बाकी क्यों लोग आगे नहीं आते हैं? जो आप लोग कोई यूनिवर्सिटी हो रहा है 70 ईयर्स में किस पार्टी ने हमारे लिए किया है कि आज आप सवाल सारे 4 साल में सवाल कर रहे हैं। मुसलमान इस 4 साल में ही पिछड़े हैं। 57 साल कांग्रेस ने भी हुकूमत की है सर। नहीं, मैं 70 ईयर्स की बात कर रहा हूँ जी, मैं 70 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। अगर किसी पार्टी ने कुछ किया होता मुसलमानों के साथ तो आज हमारे भी लड़के इंजीनियर सर मुझे आप एक बात बताओ, अच्छे से मुसलमान नेताओं ने मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमान नेताओं ने मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमान नेताओं ने, अभी नकवी जी कह रहे थे कि वो दूसरे के हाथ में खिलौना बने रहे, उनको वजीर आजम बनाते रहे, उनको सीएम और पीएम बनाते रहे। ये रहा उनका हाल। तो कब आंखें खुलेंगी आप लोगों का मसला नहीं हल हो सकता है तो दीनी तालीम में मुस्लिम यूथ को घेर के रखिएगा। मुस्लिम भी नहीं हो सकता है तो मुसलमान लड़कों को यूथ को आप दीनी तालीम में क्यों रखना चाहते हो? तो आप उनको दुनियावी तालीम दो, साइंटिस्ट बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। सीएम और पीएम को देखिए, अभी खालिद रशीद साहब ने एक बड़ी अच्छी पहल की। मैं आपको एक जिक्र देता हूँ, एक मसला सुनाता हूँ। खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, आज मैं सबको बताना चाहता हूं। उन्होंने आईएएस स्टडी सर्किल खोला है, और वहां पर लाइब्रेरी की रखी, तमाम पुस्तकें रखी, सारे अखबारात रखे, सारे करंट अफेयर्स के इश्यूज रखे, ताकि मुस्लिम बच्चे पढ़ सकें और कंपटीशन एग्जाम में शामिल हो सकें। एक अच्छी पहल है, आप लोग भी करिए। हर चीज के लिए सरकार की तरफ क्यों देखते हैं आप? एक्सक्यूज मी ब्रिजेश जी, एक्सक्यूज मी, अगर वो सेपरेटली 1% होकर के कर रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान की तकमील नहीं हो सकती है। सर आप भी कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं मुस्लिम यूथ को फोकस्ड एजुकेशन की जरूरत है सर, दीनी तालीम की आवश्यकता नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूंगा वजीर आजम का, पीएम का और सीएम का, सबका। मैं चक्रपाणी महाराज को आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं सर, मुकम्मल तौर पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, गुजार होंगे। चक्रपाणी जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला और सबकी बात आपने तसल्ली पूर्वक सुनी। सर क्या ये आप बताएं, क्या भारतीय जनता पार्टी उदारवादी चेहरे के तौर पर दिखना चाहती है? एक उसकी जो छवि रही है हार्डलाइनर की, उस छवि से निकलने की छटपटाहट है आज का स्टेटमेंट? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताकत मोदी जी में नहीं, ताकत हिंदुत्व में है। और हिंदुत्व की बातें और एजेंडा इनको देख करके इन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाई। मोदी जी हर जगह जाते थे, इसी तरह भाषण देते थे कि पिंक रेगुलेशन के खिलाफ की किस प्रकार से गो हत्या हो रही है, खून की नदियां बह रही है। यूपीए की सरकार में हम आएंगे तो सब कुछ खत्म कर देंगे, गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे। यहाँ तक कि हमसे स्वयं भी बात हुई थी और 2014 में हमने स्वयं समर्थन किया था। तो अभी कुछ तब्दीली देख रहे हैं आप इनमें? बीजेपी को लाना है और जब आ जाएगी, आप सुनिए ना, पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी तो गोरक्षा केंद्रीय कानून बन जाएगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गोरक्षा केंद्रीय कानून पे एक शब्द देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं बोला। अब बल्कि अमित शाह ने यहां तक बोल दिया कि गोरक्षा केंद्रीय कानून हम नहीं बनाएंगे, बल्कि यहां तक कि अन्य राज्यों में ये एजेंडा लाया गया कि गोवा में और कि हमारी सरकार बनेगी तो गोमांस सस्ता करेंगे, और नहीं तो पाकिस्तान को कई लाख टन गोमांस भेज दिया गया। क्या ये उदारवादी चेहरा दिखाने की कोशिश है? बिल्कुल नहीं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है।
ये बिल्कुल बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज देखिए देश के मुसलमान और मुस्लिम संगठन इस बात को कह रहे हैं कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बना दो, लेकिन इनके कान पे जू नहीं लगती, क्योंकि उस मुद्दा को बनाए रखना चाहते हैं, राम मंदिर को बनाए रखना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा था कानून बनाएंगे। हमारी जो बड़े नेताओं से बात हुई थी जब चुनाव के पहले, सवाल इस बात का कहीं ना कहीं हिंदू समाज आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और मात्र कभी चुनाव उत्तर प्रदेश आता तो कब्रिस्तान और शमशान की बातें सिर्फ हिंदुत्व को ध्रुवीकरण करने के लिए किया जाता है। तो आप ये बता देना चाहता हूं, आज मतलब प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट ने आपको बड़ा गुस्सा कर दिया। दो एजेंडा नहीं, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सिर्फ अवसरवादीता वाली बात है। और इनके कहने से मैं थोड़ा आपको नाजिम नकवी साहब को दोबारा इस डिबेट में लाना चाहता हूं। कंप्यूटर पकड़ने वाला है ना, नाजिम नकवी साहब को इस डिबेट में मैं दोबारा सम्मिलित करना चाहता हूं। नकवी साहब, थैंक यू सो मच। एक बात बताइए सर, मेरे पास जो कैलकुलेशन मौजूद है, देश में 4 लाख मदरसे हैं, कितने मौलवी, कितने मस्जिद में इमामत करने वाले लोग चाहिए, बजाय इस बात के कि मुसलमान यूथ को आईएएस बने, आईपीएस बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एरोनॉटिकल इंजीनियर बने, दुनिया के तरक्की में अपना भी योगदान करें। पर सर आज 70 साल बाद मैं पलट कर देखता हूं तो मैं मुसलमान यूथ को बहुत ही पुअर कंडीशन में पाता हूं। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश, बड़ी हैरत है जब आप बात करते हैं ना कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो इसका मतलब होता है कि एक हाथ में आपकी अपनी आस्था, अपना मजहब हो, और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब है कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। कंप्यूटर का मतलब है विज्ञान। कंप्यूटर का मतलब है खुला हुआ जहन। ये आपके पास होना चाहिए। और ये कैसे आएगा जब तक आप स्टडीज नहीं करेंगे। तो चक्रपाणी महाराज जी भी नाराज हैं। आप किससे, चक्रपाणी सरकार से चाहते हैं? महाराज जी के हाथ में कंप्यूटर नहीं है। आप खुद क्यों नहीं करते हैं ये सब? सरकार से क्यों चाहते हैं? और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से ब्रजेश, एक बात जो कहना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, हमारे छोटे छोटे मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान अगर सुन रहे हैं, कि प्लीज हाथ जोड़ के कहते हैं कि अपने आप को मौलाना अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जैसा मुसलमान और वैसा पढ़ा लिखा मुसलमान बनाओ, तभी तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। वरना इसी तरीके से किसी मुल्ला और किसी नेता, मुस्लिम नेता के पीछे भीड़ की तरीके से तुम चलते रहोगे। और ये पिछले सिर्फ 70 साल से नहीं, 700 साल से यही हो रहा है। ऑलराइट सर, एक छोटा सा सर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे तो इस मसले पर बात करेंगे कि क्या वाकई में आज प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कुछ विचार में और सोच में और मुसलमानों को लेकर कोई तब्दीली आएगी। एक छोटा सा ब्रेक। जंजीरों में कैद है इस्लामिक विरासत, कट्टरपंथियों से छवि को खतरा, पीएम के फॉर्मूले से बदलेगी तस्वीर। जब होगा एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर, मुसलमानों को नमो मंत्र। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बयान को मुसलमान समाज ने किस तरह से लिया कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, और इस्लाम की जो व्याख्या प्रधानमंत्री ने की उसको लेकर क्या कुछ माहौल बना। हम डिबेट के पहले राउंड में इस विषय पर बातचीत कर चुके हैं, हम डिबेट के दूसरे राउंड में हैं। अमित पुरी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अमित पुरी जी, ये अब तक जो पहले राउंड की डिबेट में निष्कर्ष सामने आया, उससे ये बात गई, मैसेज गया कि दरअसल उस छवि को, जो एंटी माइनॉरिटी इमेज है, उसको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। तभी आप सबका साथ, सबका विकास और जो माइनॉरिटीज के लिए आज कुछ व्याख्या दी गई, वो चुनाव के मद्देनजर है। देखिए, आप बोल रहे हैं, उसके बाद में वीरेंद्र सिंह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। मालूम नहीं ये इमेज कहां से थी जी। 1977 में जनसंघ के लोग पहली बार सरकार में आए और वाजपेयी जी ने वीजा का रास्ता खाड़ी के देशों के लिए खोलकर आम मुसलमान की तरक्की और रोजगार के लिए काम करने का शुरुआत की। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, बस नहीं, आप कह ले। आज कितनी मोहब्बत कैसे मुसलमानों के लिए? ये मोहब्बत हमेशा से थी। बात केवल यह है कि सियासत की टोकरी लेकर सिर पे हम नहीं चलते थे। मैं अभी बात चल रही थी कि नरेंद्र मोदी किरदार के गाजी नहीं हुए। मैं 2 एग्जाम्पल दे देता हूं किरदार के गाजी पे। अकेला गुजरात ऐसा है जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जिस दौरान में थे और उसके बाद भी
आप आरबीआई से आंकड़े निकाल लो, इस देश के मुसलमानों के सर्वाधिक बैंक अकाउंट और प्रॉस्पेरिटी का स्टेटस अगर कहीं था तो गुजरात के अंदर था। लोग कहेंगे काठियावाड़ का मुसलमान इस देश में पहले से बिजनेस में था, लेकिन यह भी सही है कि काठियावाड़ से ही इस देश के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की फंडिंग भी पहली बार हुई थी। यह भी इतिहास के आईने में। अब मैं एक चीज और कह दूं, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का इंडक्शन इस 4 साल के अंदर बढ़ा है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई इसे चैलेंज करके दिखा दे। चर्चा लोग बहुत कर रहे थे। बीरेन सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। आज आप देर से जुड़े। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं बीरेन जी कि क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी जो अपना हिंदुत्व का एजेंडा चला रही थी उससे वापस आने की छटपटाहट है? एक उदारवादी चेहरा बीजेपी बनना चाहती है, जिसका जिक्र अभी चक्रपाणी महाराज भी कर रहे थे। चक्रपाणी महाराज की बात से सहमत हुआ जा सकता है। वो देखिए, ये जो बयान है इसका मैसेज गया क्या हुआ इससे नहीं मतलब है, लेकिन ये साफ है कि चुनाव है और इस तरह का बयान दिया गया है। अब बीजेपी मुसलमानों की जितना निकट जा रही है तो फिर वो ये नारा देना छोड़ दे कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, तो ये नारा भी ना दे ये। और दूसरी बात ये है कि जो देश में तरक्की और विकास की बात कर रहे हैं गुजरात से लेके दुनिया में, एक टीचर स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रही थी और उसने कहा कि बताओ भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? तो एक बदमाश बच्चा था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और सबसे पहले इसमें विजय माल्या कूदे और नीरज मोदी के कूदने के बाद इसमें और जान आ गई। तो इस तरह का भी बच्चे जवाब देते हैं। ब्रजेश जी, योग के लिए भी इन्होंने बहुत अभियान चलाया। प्रधानमंत्री योग करते हैं हर साल, स्कूलों में बच्चों को योग सिखाया जाता है। एक योगाचार्य थे, उन्होंने सारे बच्चों को स्कूल में योग सिखाने गए, कहा कि बच्चों लेट जाओ और दोनों हाथ कंधे के पीछे रख लो, साइकिल चलाओ। सारे बच्चे कंधे के पीछे हाथ रख के साइकिल चला रहे थे पैर से। एक बच्चा यूपी का था, वो बहुत बदमाश था, नहीं चला रहा था। योग गुरु ने कहा, भाई तू क्यों नहीं चला रहा है, तू आराम से लेटा है? बोला मेरी साइकिल तो ढलान पे है। तो ये इस तरह की चीजें रही हैं इस देश में। कभी सूरज नमस्कार करिए, कभी योग चलाइए, कभी मुस्लिमों को कंप्यूटर थमाइए। तो ये उदारवादी चेहरा क्यों है बीरेन जी? ये जितना उनके करीब जाएंगे, हाँ, ये देखिए हमेशा ये बात करते थे कि 80 और 20 है, तो जब ये 80 को पा गए और 4 साल हो गया तो 80 में से जो फ्लोटिंग वोट है, जो नाराज वोट है, वो 20 से वो पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो नाराज, मतलब आपका कहने का मतलब है कि मुसलमान वोट आकर्षित करना चाहती बीजेपी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी मुसलमान वोट आकर्षित करना चाहती है। प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान सबका है, उसके इस बयान का स्वागत कर रहे हैं नाजिम नकवी साहब, सब लोग करेंगे। लेकिन ये जब चुनाव सर पे आ गया तब ये बयान दे रहे हो। और जो पहले बयान दिया घाटी में भी दिया था बीरेन जी, जो ये कश्मीर की घाटी में भी प्रधानमंत्री ने बयान दिया। हाँ बीरेन जी, बीरेन जी, 12 लाख का जो बयान था वो कहाँ चला गया? ठीक है, अच्छा आप बताओ इस पे साहित्य आपका क्या कह रहा है? साहित्य ब्रजेश जी आज बहुत तगड़ा है। आप नाराज करते हो कि भाई नेताओं की तुलना गधे से करते हो, ये ना बोलो ना बोलो। तो आज हम गधा नहीं कहेंगे, आज हम कहेंगे कि इधर भी फिदा है उधर भी फिदा है। और मोदी जी मुसलमानों पर फिदा है, विधायक जी मोहल्ले की नालियों पर फिदा है, और जीजा जी ससुराल की सालियों पर फिदा है, और अंबानी अपने माल पर फिदा है, उमा भारती भोपाल पर फिदा है, और हेमा मालिनी अपने गाल पर फिदा है। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। थैंक यू सो मच, आपको होली बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कासिम वकार, मैं समझना चाहता हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी अब उदारवादी चेहरा बनाना चाहती है? देखिए सर, मैंने पहले जो बात कही थी वो फिर से कहूँगा कि उदारवादी चेहरा बनाना और उदारवादी दिमाग बनाना दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उन्होंने पहल की है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। 4 लाख मदरसे आपने कहे, हम कह रहे 4.5 लाख भी होते तो मैं मोदी जी से कह रहा हूँ कि सभी मदरसों में इंटर तक का आप उनको लाइसेंस दीजिए, उनका मान्यता प्राप्त कीजिए, अच्छी एजुकेशन करवाइए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। हम एनसीईआरटी का सर करने की कोशिश में है। सर सुन लीजिए, देश में हम राय बना रहे हैं। सर सुन लीजिए, कैसे बना रहे हैं आप?
हाँ, कैसे बना रहे? 19,000 करोड़ रुपए का बजट था, उनसे नहीं बना रहे जो हैदराबाद में कहते हैं हिंदुस्तान की फौज को 5 मिनट के लिए हटा दो तो मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं को बता दूंगा कि उनकी हैसियत क्या है। उनसे मशवरा करके नहीं बना रहे, क्योंकि इस्लाम का बुनियादी असूल है कि इंसान को अपने अक्लो शऊर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इस्लाम का बुनियादी असूल है, अक्लो शऊर का इस्तेमाल करना चाहिए। सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि 19,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज का बजट हमें था एजुकेशन का, एक बार सर घटा के आधा कर दिया। कैसे आप हर गलतफहमी के दायरे में मत रहिए और ये प्रचार न कीजिए। एक तसल्ली का सवाल, प्लीज लिसन, मेरा सवाल मत कीजिए प्लीज। इतनी दीनी तालीम इतना ज्यादा क्यों थोपने की मुसलमान यूथ पे जरूरत है? आप उनको आधुनिक शिक्षा दीजिए ना, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए। आप क्यों मदरसा 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 करना चाहते हैं? सर बात समझिए, देखिए मत करिए। 70 साल में तो देख लिया आपने मुसलमानों को कहां तक पहुंचा दिया और कितना गिराओगे। सवाल और जोड़ दीजिए, पूछ लीजिए, एक सवाल और जोड़ लीजिए। नहीं है, अमितपुरी है। सर देखिए बहुत सीधी सी बात है, मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि आप मुसलमानों के इलाकों में जाकर बार बार ये कहते हैं कि आतंकवाद, अलगाववाद, कोई सर मुसलमान मुसलमानों का अलग से कौन सा इलाका है? करता है मुसलमानों का अलग से कौन सा इलाका है? आपसे पूरा इलाका हिंदुस्तान का है, मुसलमानों के अलग से कोई इलाका नहीं है। नहीं, मुसलमानों के अलावा कोई इलाका नहीं है। क्या सर आतंकवादी नहीं है? ये अलग से मुसलमानों का इलाके का आइडिया कहां से आ गया? आपने कहां से आ गया आइडिया आपने मुसलमानों का? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि वो लोग जो मुसलमानों के विरोध में उनके एक हाथ में रामायण तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, नहीं बोलते हैं आप ये बात? हाँ, तो ये आपको तो बड़ी पसंद आई, आपने तो इसको वेलकम किया। एक हाथ में कुरान क्या होनी चाहिए? एक हाथ में कुरान। ऑल राइट, सुरेंद्र राजपूत जी मुझे बताओ, आप बीजेपी अगर उदारवाद के चेहरे को तौर पे अपने को पेश करना चाहती है और ये कह रही कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में साहब कुरान हो, तो इससे उनके इस स्टेटमेंट को इस तरह से तलखी से क्यों लिया जा रहा है? सर ये तो सही बात है। एक मिनट ब्रजेश भाई, मेरे पास समय कितना है वो दे दीजिए। आप जितना समय बोलना चाहिए बस। अब थोड़ा सा अगर सबका समय लेना चाहिए सबका तो बोलिए। देखिए, उदारवादी चेहरे का होना और उदारवादी चेहरे का दिखना दो अलग अलग बातें हैं। आप मुसलमानों के दिलों में विश्वास बहाली कीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। आप साक्षी महाराज को, विनय कटियार को, साध्वी रितंबरा को, निरंजना रामजादे और वो कौन से जादे वाली को, इन सबको कानून के सम्मुख प्रस्तुत करके पाकिस्तान का वीजा जो लोग बात बात पर देते हैं उनको आप पाकिस्तान ही भेज दीजिए, गिरिराज सिंह टाइप के लोगों को। उसके बाद मुसलमान आपके साथ बैठेगा, उसका स्वागत करेगा। मुसलमान भी उतना ही बड़ा हिंदुस्तान का नागरिक है जितने अन्य धर्मों के लोग। उसको बार बार दिखाकर, बताकर, उंगली उठाकर, सर देखिए, एक मिनट, आज का विषय प्रधानमंत्री है, 57 साल की हुकूमत पर आप पूरी डिबेट कराइए। हमें शर्मिंदगी है इस हालत पर। रंगनाथ कमीशन और सच्चर कमीशन लेकर के आए, लेकिन आप इस चीज को सर 30 सेकंड दे दीजिए, 20 सेकंड दे दीजिए। तो आप इन सब लोगों के ऊपर जब आप कार्रवाई करेंगे तो मुसलमान आपसे बात करेगा। एक बात आपने जो कही कि कौम के लोग एक AMU खोलते हैं, जौहर यूनिवर्सिटी खोलते हैं, वसीम रिजवी कॉलेज खोलते हैं, कौम के लोग भी करते हैं। हिंदू का काम ये सरकार का है, नहीं ये सरकार का काम है, आदमी व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता। 57 साल का तो हिसाब किया है ना हमने, कितनी यूनिवर्सिटियां दी हैं। आप बोलने दें उनको। आपका नाम थोड़ी राजपाल। पहली बात तो प्रधानमंत्री को किसने रोका है कंप्यूटर देने से? लोग कंप्यूटर लेने को बैठे हैं, किसी नौजवान ने मना किया? हमने तो लैपटॉप बांटे थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने, हिंदू मुसलमान सबको बांटे थे। हमने तो जौहर यूनिवर्सिटी भी खोली थी। अरे इनको किसने मना किया यूनिवर्सिटी खोलने से? रामपुर में, और हमने हिंदू केवल एक ही यूनिवर्सिटी नहीं खोली, हमने तो गोरखपुर में भी यूनिवर्सिटी बना दी, हमने बलिया में यूनिवर्सिटी बनाई, हमने सिद्धार्थनगर में यूनिवर्सिटी बनाई, हमने तो सब मौलाना मुश्ताक और लैपटॉप भी दी। सबके पास पहुंचना है मुझे। कौन मौलाना मुश्ताक चाहता नौकरी मिले? नौकरी दे दो। ओके ये तो मौलाना मुश्ताक जस्ट वेट प्लीज। मौलाना मुश्ताक आप मुझे बताओ, मुसलमान यूथ को दीनी तालीम की आवश्यकता है या उनको आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत है? जी देखिए, ऐसा है, दीनी तालीम हस्ब ज़रूरत उसकी भी ज़रूरत है और उसी के साथ जो आज की मौजूदा तालीम है उसकी भी ज़रूरत है। लिहाजा मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, वो बात मेरी आप सुन लीजिए। वो बात यह है कि जो मदरसे हैं, उन मदरसों का जो कोर्स है, उन कोर्स को 2 हिस्सों में आम तौर से डिग्री के एतबार से रहता है। एक हाई स्कूल के बराबर है, एक इंटर के बराबर है। लिहाजा आप कोई एक ऐसा निज़ाम बने हुकूमत की तरफ से कि बच्चे
मदरसों सर एक में बात अगर बताओ, हाई मैं स्कूल आपको एक के प्रस्ताव इक्वल देता हूं, उन्होंने तालीम एक हासिल प्रपोजल करी है। देता हूं, एक काल्पनिक प्रपोजल देता हूं कि अगर एनसीईआरटी का एक सिलेबस सारी जगहों पर एक कर दिया जाए, मदरसा हो या कोई भी कॉलेज हो, कोई भी स्कूल हो, कोई प्रॉब्लम आपको? देखिए ऐसा है, इस सिलसिले में जो लोग मदरसे के बड़े जिम्मेदार हैं उनको बैठाल कर अगर आप कोई एक निसाब बनाते हैं और वो उसको देखकर निसाब तैयार करते हैं तो इसमें किसी तरह की कोई चक्रपाणी महाराज किसी को जी, नहीं होगी। क्या इस देश में शिक्षा का सिलेबस एक होना चाहिए? मदरसों में जो दीनी तालीम देकर न बच्चों के अपने कैरियर और उनके जो अपने मॉडर्न एजुकेशन से उनको दूर किया जा रहा है, ये खत्म किया जाना चाहिए, तभी मुसलमान सही रास्ते पर शिक्षा के आएंगे। नहीं देखिए ऐसा है, बिल्कुल एक शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक धर्म ग्रंथों की बात है, हम भी अपने गुरुकुलों में अपने अनुसार धर्म ग्रंथों की शिक्षा देते हैं, वेद पुराणों की शिक्षा देते हैं, तो अपना कहाँ देते हैं सर? और कितने कॉलेज, कितने गुरुकुल हैं। बचे? रही बात देखिए, नहीं हमारे अपने नहीं ठीक है, एक शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन गुरुकुलों में चाहे जो भी धार्मिक अपने क्षेत्र चलते हैं तो उसमें भी कोई गलत चीजें नहीं बताई जाती। धर्म तो ही जीने का समाज का प्राण है, तो धर्म तो बहुत ही जरूरी है। अब रही बात कि उसमें कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे ले जा रहा है तो उस पर तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों को चिन्हित करने चाहिए कि कोई धर्म के आड़ में कोई बच्चों को गलत संस्कार तो नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि जीवन की प्रेरणा देती है, जीवन जीने की प्रेरणा देती है, उमंग देती है, उत्साह देती है, एक दूसरे से वेस्ट से समष्ट की तरफ ले जाने की एक नाजिम नकवी साहब, तो ये मुसलमान बच्चों को एजुकेशन को हम कैसे ठीक करें कि ज़्यादा मुसलमान इंजीनियर, साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस ये हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें सोसाइटी में? तो इसके लिए क्या एक सिलेबस की एजुकेशन की ज़रूरत है कि मदरसे पर भी वो लागू हो, गुरुकुल पर भी लागू हो और स्कूलों पर भी लागू हो, तभी ये जो अलग कमी है ना वो दूर हो पाएगी, जो 70 साल में ये लोग नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, इस तरह का एक सिलेबस, जी एक सिलेबस होना चाहिए अच्छा। और ब्रजेश, मुझे याद है आपने एक बार ट्वीट किया था जब ये फिरंगी महल वालों ने एक आईएएस और आईपीएस बनाने का एक स्टडी सर्किल लाया था। अच्छा कदम है ये, इस तरह की चीजें आनी चाहिए। और हमको, और बेसिकली जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं जो हर घरों में हैं, उनको ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन पढ़ाइए, सबके साथ पढ़ाइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में लाइए सर, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में लाइए जिसमें समाज के बाकी धर्मों के बच्चे भी आपको मिलेंगे। एक बात जो कहना चाहता हूँ, एक बात कि मजहब की जो दीन की तालीम की बात कर रहे हैं, वो दीन की तालीम मुझको मेरे घर में मिली है, जो मैं अपने घर में सीखा हूँ तो वो घर में मिलती है। सबको, जितने भी लोग हैं उनको उनके मजहब सर, मैं घर में मिलती है। ऑलराइट सर, मैं यूसुफ अजीजी साहब को आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। अजीजी साहब, आप मुझे बताओ कि मुसलमान यूथ को दीनी तालीम की जरूरत है या फिर दुनियावी तालीम की जरूरत है? जी ब्रजेश मिश्रा भाई, इसमें दोनों तालीम की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ इंजीनियर्स और दूसरे बनाने की ज़रूरत है तो उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक अलीगढ़ की जैसे यूनिवर्सिटी चाहिए। जब सच्चर कमेटी ने कह दिया कि दलित से भी सतह उसके नीचे हो गई है, उस सूरत में तो गवर्नमेंट लुक आफ्टर करेगी तभी ये काम हो सकता है, वरना प्राइवेटली तौर पर मुसलमान नहीं कर सकता बिना सरकारी नौकरी में। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप सभी का आपने बहुत कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। आप सबको रंगोत्सव बहुत उल्लासपूर्वक मनाइए, अच्छे से मनाइए, कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए और सबके सम्मान का ध्यान रखें। होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जंजीरों में कैद है इस्लामिक विरासत, कट्टरपंथियों से छवि को खतरा, पीएम के फॉर्मूले से बदलेगी तस्वीर। जब होगा एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर, मुसलमानों को नमो मंत्र।